तो कॉकरोच में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो मेल कॉकरोच है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल कॉकरोच है उसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले है टेस्टिस, उसके बाद है वासा डिफरेंसिया या वास डिफरेंस जिसको बोलते हैं, उसके बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद में आता है मशरूम ग्लैंड, इसको और क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी बोलते हैं, कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। साथ में है सेमाइनल वेसिकल, उसके बाद में आती है फैलिक ग्लैंड, और इसको भी कॉन्ग्लोबेट कहते हैं, पर कॉन्ग्लोबेट की प्रायोरिटी फैलिक ग्लैंड को दी जा रही है। तो टेस्टिस, वास डिफरेंस या वासा डिफरेंसिया, इजैक्यूलेटरी डक्ट, मशरूम ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, फैलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, इसके अलावा जेनाइटल पाउच, टिटिलेटर, स्यूडोपेनिस, और फैलोमियर्स। फैलोमियर को और क्या कहते हैं, गोनोपोफाइसिस। ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर देखते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ओवरी, ओविडक्ट, वेजाइना, जेनाइटल चैम्बर, स्पर्मैथिका, कोलेट्रियल ग्लैंड्स, इसमें भी है फैलोमियर्स या फिर गोनोपोफाइसिस। कहाँ पे? नहीं, पहले मैंने यहाँ कुछ नाम लिखा था, फिर मैंने बताया प्रायोरिटी किसी और को दे दी इन्होंने। ओबीसी सर्टिफिकेट के भी वो अप्रैल 2022 की कंडीशन अभी भी है क्या, वो बुलेटिन आया था? हाँ, तो वही वाली कंडीशन है। और अगर अभी नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, ओबीसी सर्टिफिकेट अगर नहीं बन रहा है किसी का तो आप लोग डेक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हो, है ना। उसमें एक फॉर्म आया हुआ है डेक्लेरेशन फॉर्म, वो डेक्लेरेशन फॉर्म भर के सबमिट करा सकते हो। जब भी कभी बन जाएगा तो उसको सबमिट कर देना। तो मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है? तो मेल कॉकरोच का रिप्रोडक्शन ऑर्गन रहेगा टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इजैक्यूलेटरी डक्ट, मशरूम ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, फैलिक ग्लैंड जिसको कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड भी कह रहे हैं, उसके अलावा जेनाइटल पाउच,
टिटिलेटर, स्यूडोपेनिस, एनफेलोमियर या फिर गोनोपोफाइसिस। फीमेल में है ओवरी, ओविडक्ट, वेजाइना, जेनाइटल चैम्बर, स्पर्मेथिके, कोलेट्रियल ग्लैंड, फेलोमियर एंड गोनोपोफाइसिस। ठीक है, तो पहले अपने सारे ऑर्गन्स लिखें कि मेल की बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, फीमेल की बॉडी में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। हो गया? अगर ये डायग्राम देखते हो तो डायग्राम में भी सारे लेबलिंग इसमें दिखाई देगी तुम्हें। जैसे सबसे पहले ये मेल वाला पोर्शन है, फीमेल वाला पोर्शन है, टेस्टिस। उसके बाद में वास डेफरेंस, ये देखो टेस्टिस यहाँ दिख रहा है, वास डेफरेंस है। इजैक्यूलेटरी डक्ट है, उसका ना सेमाइनल वेसिकल यहाँ दिख रही है, फैलिक ग्लैंड दिख रहा है, और एनाल सर्कस, कॉर्डल स्टाइल, एनाल स्टाइल दिख रहे हैं, वेंट्रल फेलोमियर, राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर, सूडोपेनिस, टिटिलेटर, ये सब दिख रहा है। जो जो हमने नाम लिखे हैं वो सारे इस डायग्राम के अंदर है, जरूरी नहीं है कि रिटन हो, लिखा हुआ हो, डायग्राम के अंदर सब कुछ दिखा रखे हैं। ऐसे ही फीमेल में देखोगे तो ओवरी है, ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट या फिर वेजाइना, वेजाइना या फिर कॉमन ओविडक्ट दिखा रखा है, कोलेट्रियल ग्लैंड दिखा रखी है, जेनेटल चैम्बर या जेनेटल पाउच यहाँ दिखा रखा है, वेस्टिब्यूलम यहाँ लिखा हुआ है, गोनोपोफाइसिस, ठीक है, और स्पर्मेथिके। तो जो जो यहाँ पे लेबलिंग है वो सारे नाम हमने एक साथ में लिख दिए हैं। डायग्राम में देखोगे तो सब कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेल कॉकरोच हटा दूं? सबसे पहले टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? टेस्टिस रहेगा 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। तो ये कहां रहने वाला है? 4th से लेके 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पे रहने वाला है। ठीक है, और कैसे होंगे? पेयर होंगे। स्पर्म प्रोडक्शन साइट इसको कह सकते हैं। फिर आता है वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया कैसी है? थिन, लॉन्ग, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और किस में ओपन होने वाली है? ओपन इन इजैक्यूलेटरी डक्ट, ओपन इन इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या हो गया? इजैक्यूलेटरी जो डक्ट है वो किस में ओपन होने वाली है? ओपन इन जेनाइटल पाउच, थ्रू मेल जेनाइटल पोर। मेल जेनाइटल पोर के थ्रू वो जेनाइटल पाउच में ओपन होने वाला है। जेनाइटल पाउच कहां मिलेगा? तो ये लोकेटेड है बिटवीन 10th टर्गम एंड 9th स्टर्नम।
ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 10th टर्गम एंड 9th स्टर्नम के बीच में है जेनेटल पाउच। जेनेटल पोर कहां पर है? जेनेटल पोर कवर्ड फ्रॉम काइटिनस प्लेट, और इन काइटिनस प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? गोनोपोफाइसिस, या फिर बोलते हैं फेलोमियर। ये जो गोनोपोफाइसिस या फेलोमियर है, ये 3 होंगी टोटल, एक लेफ्ट, एक राइट, और एक होगी वेंट्रल। इसके बाद आता है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक, लेटरल टू द इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट के लेटरल होगा। क्या सीक्रेट करेगा? इट सीक्रेट्स ग्लू लाइक सब्सटेंस to make spermatophore। स्पर्मेटोफोर बनाने के लिए ग्लू लाइक सब्सटेंस सीक्रेट करने वाला है सेमाइनल वेसिकल। कल आप लोगों के टेस्ट है ना? सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, प्लांट किंगडम है, और 5 चैप्टर हैं ह्यूमन फिजियो के, डाइजेशन टू लोकोमोशन। पीछे वाले 2 चैप्टर को छोड़ दो बाकी, और साथ में है एनिमल टिश्यू, यानी कॉकरोच भी है, यानी आज तक जो अपन पढ़ने वाले हैं वो सब है उसमें। नहीं, वो कल जो डिसेक्शन बॉक्स था वो सही नहीं था, काम नहीं करते। कॉकरोच तो बहुत इनके पास जेबें भरी हुई है कॉकरोच। चूहा लाना है। हाँ, वो तो फिर वो ग्रुप बड़ा बन जाता है ना, राउंड सर्कल बड़ा बन जाता है। ये छोटी हाइट वालों को आगे खड़ा कर देते हैं, बड़ी हाइट वालों को पीछे खड़ा कर देते हैं। सर, जो आप एनसीईआरटी करवाने के लिए बोला था उसमें पहले फिजियोलॉजी करवा देना। आज खत्म हो जाएगा वैसे ये कॉकरोच, कॉकरोच कॉकरोच। और आज वैसे 2 क्लास है, तुम्हें पता है ना? 2 क्लास है तो काफ़ी एनिमल किंगडम काफ़ी कुछ हो जाएगा। आज ख़त्म कर देते हैं अपन, बस यूँ ही एनिमल परेशान कर रहे हैं। आज तो बाल कटा के भी आ गया है तो फिर मार भी देना चाहिए। एंटरटेनमेंट
सेकंड क्लास में एनिमल किंगडम बाकी है ना अभी। ऐसा थोड़ी है कि कॉकरोच लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में अभी एनिमल किंगडम पेंडिंग है। हो गया? एक बार ये पूरा लिख के फिर एक साथ समझेंगे। हो गया? इसके बाद में मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? इट्स सीक्रेट्स न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म। मशरूम ग्लैंड के बाद में है फैलिक ग्लैंड। इसको और क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्या सीक्रेट करती है? इट सीक्रेट्स केमिकल्स फॉर कवरिंग ऑफ स्पर्मेटोफोर। फॉर कवरिंग ऑफ स्पर्मेटोफोर। ये बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है नीट के लिए। टीटी लेटर क्या है? फॉर ओपनिंग ऑफ फीमेल गोनोपोर। एंड pseudopenis false copulatory organ। ये कंप्लीट हुआ मेल। हर पार्ट्स के फंक्शन हमने लिख दिए है ना, सारे पार्ट्स हमने बता दिए कौन कौन से। अब अपने को समझना है इसमें कि होने क्या वाला है। अब एक और चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है, एक क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे। बताएंगे तुम्हें इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी, 1-2 दिन में। क्वेश्चन की सीरीज, खाली क्वेश्चन कराएंगे क्लास में। उसे क्या करना है? तुम लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं है ऐसा मेरे को लगा था, इसलिए। सही था ना? वो देख क्या करना है, सही बात। ये हटा दूं? डन। देखो आज अपन मोस्ट ऑफ द चैप्टर आज खत्म कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि कॉकरोच होने के बाद में फिर स्पीड में चलेगा। मॉलस्का, इकाइनोडर्मेट, मेन वो टॉपिक्स हैं।
तो आज मान के चलो कि 90% आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा तो मंडे को खत्म कर देंगे और फिर मंडे से रिवीजन शुरू करेंगे। हाँ, इसको खत्म कर देंगे अपन। अब तुम लोगों को ये लंबा इसलिए लगा क्योंकि इसमें कॉकरोच आ गया इसलिए, नहीं तो अदरवाइज वो कभी खत्म हो चुका होता। लेकिन कॉकरोच पढ़ना भी जरूरी है, नहीं पढ़ते तो फिर ये तो पीछे रह जाता मामला सारा। डन। अब देखो इधर, ये मेल कॉकरोच का डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखते हो, इस गौर से देखते हो तो इसमें देखो सबसे टॉप पे क्या बना हुआ है, टेस्टिस बना हुआ है। तो मेल कॉकरोच में पेयर ऑफ टेस्टिस है एब्डोमेन के 4th सेगमेंट से लेके एब्डोमेन के 6th सेगमेंट तक, 4th to 6th है, पेयर में है, लोकेशन है मिड डॉर्सल। क्या रहेगा इसका, मिड डॉर्सल, मिड में हल्का सा डॉर्सल की तरफ इसका ये जो टेस्टिस है। इसके बाद में ट्यूब निकल रही है, देखो इसमें से एक ट्यूब निकल रही है जिसका नाम है वास डेफरेंस। ये निकल रही है ट्यूब, ये वास डेफरेंस जा रही है और जाके एक ट्यूब के अंदर, अगर मैं इस ऊपर वाले पार्ट को हटा दूं, ये ऊपर वाला जो गोला दिख रहा है तो मैं इसको हटा दूं, तो ये सीधी ट्यूब इस येलो कलर की ट्यूब में ओपन हो रही है। इस येलो कलर की ट्यूब को क्या बोला है, एजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मेल में कॉकरोच में वास डिफरेंस किस में ओपन होती है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है। इन द ह्यूमन बीइंग वास डिफरेंस ओपन इन एम्प्यूला एंड फॉर्म्स इजैक्यूलेटरी डक्ट्स। तुम्हें याद है सेमाइनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल के एम्प्यूला में ओपन होकर इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है, लेकिन यहां पर तो क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली इजैक्यूलेटरी डक्ट में ही ओपन हो रही है। वहां पे सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस दोनों मिलकर इजैक्यूलेटरी डक्ट बना रही थी, यहां पर वास डिफरेंस खुद इजैक्यूलेटरी डक्ट में ओपन हो रही है। तो वास डिफरेंस ओपन्स इन इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है। इजैक्यूलेटरी डक्ट फिर कहां जा रही है, इजैक्यूलेटरी डक्ट आगे जा रही है एक छोटे से चैम्बर में, उस चैम्बर का नाम है जेनेटल पाउच। जेनेटल चैम्बर में जाके ओपन हो रहा है। इस जेनेटल चैम्बर में 3 तरफ प्लेटें लगी हुई है, जेनेटल चैम्बर में 3 तरफ प्लेट लगी हुई है, लेफ्ट, राइट और वेंट्रल। देखो लिखा हुआ भी मिलेगा तुम्हें, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर और लेफ्ट फेलोमियर। राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर, 3 तरफ काइटिन की प्लेट है जेनेटल चैम्बर के चारों ओर, जिनको क्या बोलते हैं, फेलोमियर्स, या फिर क्या बोलते हैं, या फिर फेलोमियर्स या गोनोपोफाइसिस, ठीक है। ये जो गोनोपोफाइसिस है ये कॉपुलेशन में सपोर्ट करता है। तो फिर से बताओ, टेस्टिस कौन से चैम्बर में है, 4th से लेके 6th एब्डोमिनल चैम्बर में है, मिड डॉर्सल साइड पर है, पेयर में है। उसके नीचे से कौन सी ट्यूब निकल रही है, वास डिफरेंस निकल रहा है, जो कहां जाके ओपन हो रहा है, इजैक्यूलेटरी डक्ट में जाके ओपन हो रही है। इजैक्यूलेटरी डक्ट किस में खुल रही है, जेनेटल पाउच में खुल रही है। जेनेटल पाउच के चारों ओर क्या काइटिन की प्लेट है ना, 3 तरफ है, लेफ्ट, राइट और वेंट्रल। इनको बोलते हैं गोनोपोफाइसिस या फेलोमियर कहते हैं, जो कॉपुलेशन में सपोर्ट करेगा। यहां तक ठीक है। अब मशरूम ग्लैंड है 6 से 7 सेगमेंट पे। मशरूम ग्लैंड कहां पर है, 6th से लेके 7th सेगमेंट के ऊपर है। ये मशरूम ग्लैंड है, 6th एंड 7th सेगमेंट, याद रहेगा। मशरूम ग्लैंड है 6th से लेके 7th सेगमेंट पर मशरूम ग्लैंड लगी हुई है। मशरूम ग्लैंड, फेलिक ग्लैंड अलग है। मशरूम ग्लैंड क्या कर रही है, मशरूम ग्लैंड न्यूट्रिशन, नरिशमेंट निकाल रही है स्पर्म के लिए। यहां पे ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ह्यूमन में सेमाइनल वेसिकल नरिशमेंट देती है स्पर्म को, जबकि यहां पे स्पर्म को नरिशमेंट कौन देगा, मशरूम ग्लैंड देने वाला है। तो सेमाइनल वेसिकल का काम क्या है, सेमाइनल वेसिकल एक स्टिकी सब्सटेंस निकालेगा जो स्पर्म को आपस में चिपकाएगा और एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलेंगे स्पर्मेटोफोर। अगर मैं ये क्वेश्चन बनाऊं, है ना, तो 99% बच्चे गलत कर देते। अगर तुमने ये नहीं पढ़ा होता तो क्वेश्चन ये आता, मेल कॉकरोच ट्रांसफर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द फीमेल बॉडी। ऑप्शन ए स्पर्मेटिड, ऑप्शन बी स्पर्मेटोजोआ, ऑप्शन सी स्पर्मेटोफोर, ऑप्शन डी स्पर्मेटोगोनिया। अगर मैं ये नहीं बताता, स्पर्मेटोफोर तो मैं नहीं बताता, तो 99.99% बच्चे करके आ जाते हैं स्पर्मेटोजोआ, क्योंकि उनको लगता है मेच्योर स्पर्म तो स्पर्मेटोजोआ होता है, जबकि आंसर क्या निकलेगा, स्पर्मेटोफोर। व्हाट इज स्पर्मेटोफोर, द बॉल ऑफ स्पर्म, सिंगल स्पर्म नहीं, मल्टीपल स्पर्म।
तो मेल फीमेल की बॉडी में मल्टीपल स्पर्म ट्रांसफर करता है, उसका नाम है स्पर्मेटोफोर। तो इन सारे स्पर्म को आपस में चिपकाना भी तो पड़ेगा, तो चिपकाने के लिए ग्लू जैसा सब्सटेंस निकलता है, और उस ग्लू वाले सब्सटेंस को सीक्रेट कौन करती है? सेमाइनल वेसिकल। पहले बताओ ये बात सुन भाई। अच्छा, ये सारे चिपक तो गए, अब इनको पैक भी करना है, इनके ऊपर एक कोटिंग भी करनी है। कोटिंग करने के लिए जो केमिकल निकाल रही है उसका नाम है फैलिक ग्लैंड, और फैलिक ग्लैंड 5th सेगमेंट तक फैली हुई है। कौन सा सेगमेंट तक है? अप टू 5th सेगमेंट। अप टू नहीं आई क्या बात समझ में? हाँ, क्लियर है? फिर से वापस, टेस्टिस के चैम्बर 4 to 6 में टेस्टिस, उसके नीचे कौन सी ट्यूब है? वास डिफरेंस, वासा डिफरेंशिया बोल सकते हो। कहां जाके ओपन होगी? इजैक्यूलेटरी डक्ट कहां ओपन होगी? जेनेटल पाउच। जेनेटल पाउच कहां है? जेनेटल पाउच 10th और 9th, 10th टर्गाइट ऊपर की तरफ और 9th में स्टर्नाइट, इन दोनों के बीच में, यानी टेढ़ा है जेनेटल पाउच। जेनेटल पाउच में 3 तरफ काइटिन की प्लेट है, लेफ्ट, राइट और वेंट्रल, जिसको बोला फेलोमियर या फिर गोनोपोफाइसिस बोला, ठीक है, जो कॉपुलेशन में, कॉइटस में सपोर्ट करेगा। यहां तो कोई दिक्कत? सेमाइनल वेसिकल का काम क्या है? ग्लू सीक्रेट करना ताकि स्पर्म को चिपकाए और बन जाए स्पर्मेटोफोर। फैलिक ग्लैंड का काम क्या है? उस बॉल के चारों ओर एक कवरिंग बनाना। तो बताओ इसका मशरूम ग्लैंड का काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, स्पर्म को नरिशमेंट देना या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम है मशरूम ग्लैंड का। यहां तक इजी? अब आगे देखो, फिर हमने फैलिक ग्लैंड के बारे में, मशरूम ग्लैंड के बारे में लिख लिया, जेनेटल पोर पाउच हमको पता चल गया। अब मेन चीज आता है, कॉकरोच में पता है होता क्या है? कॉकरोच में कॉर्टेस कैसे होता है? कॉकरोच में कॉर्टेस होता है टेल टू टेल मेथड। टेल टू टेल मेथड इसको कहते हैं कॉपुलेशन के लिए, जबकि अर्थवर्म को बोलते हैं हेड टू टेल मेथड। अर्थवर्म में कॉर्टेस कैसे होता है? हेड टू टेल मेथड। एक अर्थवर्म का हेड इधर, टेल इधर, दूसरे अर्थवर्म का हेड इधर, टेल इधर, ठीक है, क्योंकि अर्थवर्म में 14th सेगमेंट को फीमेल जेनेटल पोर कहते हैं और 18th सेगमेंट को मेल जेनेटल पोर कहते हैं। अर्थवर्म बाइसेक्सुअल है लेकिन फिर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। अर्थवर्म इज बाइसेक्सुअल, टेस्टिस और ओवरी दोनों एक ही बॉडी में है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनमें ट्रू सेप्टा होते हैं इसलिए उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसमें हेड टू टेल मेथड होता है, एक का हेड इधर, दूसरे का हेड इधर, एक का 18 सेगमेंट दूसरे वाले के 14 सेगमेंट के सामने, और एक का 14 दूसरे वाले के 18 सेगमेंट के सामने, और ये आपस में स्पर्म को ट्रांसफर करके अलग हो जाते हैं। इनमें क्या होता है कि टेल टू टेल मेथड होता है। मेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच एक दूसरे के पास आएंगे। मेल में क्या है? एनाल स्टाइल, बताया था मैंने। एनाल स्टाइल इज ए टच सेंसिटिव, टच सेंसिटिव है, उसको फीमेल के गोनोपोर की प्रेजेंस पता चलती है। फिर इनमें सूडोपेनिस है, ये लिखा हुआ देखो, सूडोपेनिस है। वो सूडोपेनिस है, ये फॉल्स कॉइटस करता है। सूडोपेनिस का मतलब क्या है? ये वो पेनिस है जो स्पर्म नहीं निकालेगा, दिस इज जस्ट ए पेनिस, बट ये स्पर्म रिलीज नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम है सूडोपेनिस। फिर इसके अंदर लगा हुआ है टीटीलेटर। टीटीलेटर क्या करेगा? फीमेल के जेनेटल पोर को खोल के रखेगा। क्या रखेगा? जेनेटल पोर को ओपन करके रखेगा। तुम लोगों ने ऐसा देखा है, जैसे पवन कड़ी होती है ना, एक दरवाजा है, मान लो कांच का दरवाजा, और तुमने खोला बाहर की तरफ, और तेज हवा चले और उसको अटकाया नहीं तो आएगा, टकराएगा और कांच तोड़ देगा। उसको अटकाने के लिए क्या लगाते हैं? पवन कड़ी लगाते हैं, लगा? दरवाजा वो अटक के रहता है। सेम फंक्शन है इसका टीटीलेटर का। ये क्या करेगा? जेनेटल पोर को ओपन करेगा और ये उसको ओपन रखेगा तब तक जब तक कि पूरी बॉल ट्रांसफर नहीं हो जाती। अरे समझ में आई मेरी बात? के नहीं आई? तो सूडोपेनिस का तो फॉल्स कॉइटस का काम हुआ, टीटीलेटर ने फीमेल जेनेटल पोर को ओपन रखा। सूडोपेनिस स्पर्म नहीं निकालेगा, स्पर्म कौन निकालेगा? जेनेटल पोर या पाउच। वो पूरी बॉल को क्या कर देगा? फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करेगा। जैसे ही फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होगा वो बॉल सीधी कहां जाएगी? इसके अंदर। ये छोटा सा बल्ब दिख रहा है तुम्हें, इसको कहते हैं स्पर्मेथिका। देखो कहां पे स्पर्मेथिका लगा हुआ है। ये बॉल सीधी स्पर्मेथिका में ट्रांसफर हो जाएगी, वहां जाके बॉल स्टोर हो जाएगी। तो कॉकरोच में, फीमेल कॉकरोच में कॉइटस के बाद ही ओव्यूलेशन होता है। ह्यूमन बींग्स आर स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर बट दीज आर रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर। इनमें कॉइटस होने के बाद, स्पर्म की बॉल आने के बाद ही ओव्यूलेशन होता है। तो पहले बॉल आएगी, स्पर्मेथिका उसको स्टोर करेगी, तब जाके ओवरी oocytes निकालना स्टार्ट करेगी,
और फिर वो जेनेटल चैम्बर में जाके इकट्ठा हो जाएंगे। जब oocytes जेनेटल चैम्बर में चले जाएंगे, फिर स्पर्मेथिका उस बॉल को फाड़ेगी, अंदर से स्पर्म निकाल के जेनेटल चैम्बर में डाल देगी, और जेनेटल चैम्बर में फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट के ऊपर एक शेल बनाएंगे जिसका नाम होगा ऊथिका। क्या बोलते हैं उसको? ऊथिका। ऊथिका कहते हैं। फिर फीमेल जो है वो जगह जगह पर ऊथिका ले करेगी, उसमें से 14 से 16 कॉकरोच निकल के बाहर आएंगे। हाँ, क्रिवाइसिस रिवाइसिस कह सकते हैं उसको। पहले बताओ ये बात समझ में आई क्या? मेल समझ में आ गया? तो बताओ एक बार मेरे को, मशरूम ग्लैंड कहाँ है? 6 to 7 सेगमेंट पर है। और फैलिक ग्लैंड कहाँ है? अप टू 5। ये देखो, ये मशरूम ग्लैंड जब 6th पर है, 6 से लेके 7 पर मशरूम है, तो फैलिक ग्लैंड ऊपर लगी हुई नहीं नजर आ रही, तो वो ऊपर की तरफ चली गई ना, अप टू 5th सेगमेंट तक चली गई। फैलिक ग्लैंड का काम क्या है? स्पर्मेटोफोर की कवरिंग बनाना। और स्पर्म को नरिशमेंट कौन दे रहा है? मशरूम ग्लैंड। स्पर्म को ग्लू कौन दे रहा है? सेमिनल वेसिकल। और सेमिनल वेसिकल स्पर्म स्टोर भी करती है, ध्यान रखना है। सेमिनल वेसिकल स्पर्म को क्या करेगी? स्टोर भी करेगी। डन? ये तो हटा दूं। अब अपन आ गए फीमेल पे। फीमेल वाले पोर्शन में क्या क्या है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म के लिए भी कौन है? सेमाइनल वेसिकल। अब आता है फीमेल वाला। हाँ, स्टोर लिख देना सेमाइनल वेसिकल में, स्पर्म स्टोरेज साइट। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव में सबसे पहले आता है ओवरी। ओवरी से रिलेटेड क्या क्या आएगा? ओवरी से रिलेटेड आएगा सेकंड से लेके 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। याद रहेगा क्या? टेस्टिस थे 4th से 6th, और ओवरी कहां है? 2nd से 6th। तो बताओ, ओवरी बड़ी है या टेस्टिस? ओवरीज बड़ी है ना? ओवरीज ज्यादा बड़ी है, क्योंकि 2nd से लेके 6 4 सेगमेंट तक है, जबकि वो 4 to 6 ही था, तो ओवरी ज्यादा बड़ी हुई। ओवरी के अंदर, इनसाइड ओवरी 8 लॉन्ग ट्यूब्स are available called ओवेरियोल। मतलब 8 लॉन्ग ट्यूब से ओवरी के अंदर, जिसको हमने क्या बोला है? ओवेरियोल कहा है। तो ओवरी 2nd से लेके 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक है। हर ओवरी में 8 ट्यूब्स हैं, और उन ट्यूब को क्या बोलते हैं? ओवेरियोल कहते हैं। डायग्राम में भी देखोगे तुम्हें नजर आ जाएगा, इसमें 4 लाइनें नजर आ रही होगी तुम्हें। देखो, ये 1 2 3 एंड 4 लाइन नजर आ रही है अंदर। ये 4 आगे और 4 पीछे, टोटल कितनी हो गई? 8 लाइनें हो गई। इनको बोलते हैं ओवेरियोल। फिर ओवरी किसमें होने वाली है? ओपन होने वाली है ओविडक्ट। फिर ओविडक्ट क्या बनाने वाली है? ओविडक्ट फॉर्म्स कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना। या तो इसको बोल दो कॉमन ओविडक्ट, या फिर बोल दो वेजाइना। वेजाइना किस में ओपन होने वाली है? जेनेटल पाउच में या चैम्बर में? वेजाइना ओपन्स इन genital pouch, we can say genital chamber। genital pouch और genital chamber। genital pouch या जो चैम्बर है, ये कौन कौन से सेगमेंट में है? ये 7th 8th
एंड नाइन्थ। क्या तुम्हें याद है सेवेंथ स्टर्नाइट को बॉट शेप कहते हैं? सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ जो स्टर्नाइट्स हैं उनसे मिलकर क्या बना हुआ है? जेनेटल पाउच। दूसरा, जेनेटल पाउच या चैम्बर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर को बोलते हैं जेनाइटल एट्रियम, और पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूलम। जेनेटल चैम्बर को मिला के तो कह रहे हैं। जेनेटल चैम्बर के दो पार्ट हैं। आगे वाले पार्ट को क्या लिखा है? जेनेटल एट्रियम। पीछे वाले पार्ट को क्या बोला है? वेस्टिब्यूलम। यानी वो चैम्बर का ही तो पार्ट है। ये तुम पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, डायग्राम में ही दिखा रखा है सिर्फ। साथ में क्या बता रखा है? जेनेटल चैम्बर को जेनेटल पाउच कहते हैं, पीछे वाले पार्ट को वेस्टिब्यूलम कहते हैं। अरे एक ही चीज है। पहले तुम्हें पता ही नहीं आगे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, लिखा हुआ है क्या? तुम खाली डायग्राम देख रहे हो, तुमने सिर्फ डायग्राम ही देखा है, लिखा वाला पार्ट नहीं पता ना तुम्हें कि उसमें लिखते क्या है। जेनेटल चैम्बर के दो पार्ट होते हैं, आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? जेनेटल एट्रियम। ये कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। पीछे वाले पार्ट पे क्या लिखा हुआ है? देखो क्या लिखा है? वेस्टिब्यूलम। अरे लिखा है। फिर इन दोनों को मिलाकर इन्होंने क्या बोल दिया? जेनेटल पाउच। तो वास्तव में जेनेटल चैम्बर ही जेनेटल पाउच है जिसमें वेस्टिब्यूलम इन्वॉल्व है। बस ये बताने की वो कोशिश कर रहा है। वो कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि वेस्टिब्यूलम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जेनेटल पाउच, के ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पाउच है, ये वो बोल रहा है। उसके डायग्राम को गौर से देखो, अगर नहीं देखा तो ऐसे देखो, ये दिखा ये पाउच। तो इसने क्या बोला है? जेनेटल चैम्बर। आगे वाले को बोल दिया जेनेटल चैम्बर, जबकि वास्तव में आगे क्या होता है? जेनेटल एट्रियम। पीछे की तरफ क्या होता है? वेस्टिब्यूलम। इन दोनों को मिलाकर इसने क्या बोला? जेनेटल पाउच। तो वास्तव में जेनेटल चैम्बर पूरा होता है, उसी को बोलते हैं जेनेटल पाउच। आगे वाले को कहते हैं जेनेटल एट्रियम, पीछे वाले को क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूलम। तो यहां पर चैम्बर की जगह क्या आएगा? एट्रियम। ये कंफ्यूजन दूर। यहां चैम्बर की जगह क्या आएगा? एट्रियम। और इस जेनेटल एट्रियम के साथ में एक ग्लैंड लगी हुई है, इसके साथ में एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। उन एसोसिएटेड ग्लैंड का नाम है, एक ग्लैंड को तो कहते हैं कोलेट्रियल ग्लैंड, और दूसरे का नाम है स्पर्मैथिके। तो जेनेटल एट्रियम के साथ में दो चीजें लगी हुई है, कोलेट्रियल ग्लैंड और स्पर्मैथिका। तो ओवरी कहां से लेके कहां तक है? सेकंड से लेके सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट तक है। हर ओवरी में 8 ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है, जिनको क्या बोलते हैं? ओवेरियोल्स कहते हैं, या ओवरी ट्यूब्स भी कह सकते हैं। और ओविडक्ट, ओवरी किस में ओपन हो रही है? ओविडक्ट में। दोनों ओविडक्ट मिलकर क्या बना रही है? कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना। ठीक है, वेजाइना किस में खुल रही है? जेनेटल पाउच या जेनेटल चैम्बर में। चैम्बर का आगे वाला पार्ट है जेनेटल एट्रियम, पीछे वाला पार्ट क्या है? वेस्टिब्यूलम। आगे वाले पार्ट में दो ग्लैंड लग रही हुई है, एक का नाम है कोलेट्रियल ग्लैंड, दूसरे का नाम है स्पर्मैथिके, आगे आगे लगी हुई है। पीछे वाले को क्या बोला है? वेस्टिब्यूलम। पीछे वाले पोर्शन में क्या बनेगा? ऊथिका। अभी बताऊंगा लास्ट में, पहले इसको कंप्लीट करो। ह्यूमंस में दोनों ओविडक्ट कहां खुलती है? यूट्रस। दोनों ओविडक्ट किसमें खुलती है? यूट्रस में। अब क्योंकि ये ओवी पेरिस है, तो ओवी पेरिस में कभी यूट्रस होता ही नहीं है,
इसका मतलब डक बिल्ड प्लेटिपस इज अ मैमल, बट उसमें यूट्रस नहीं होता क्योंकि वो ओवी पैरस है। तो इसका मतलब क्या सारे मैमल्स में यूट्रस होता है? नहीं। किस में नहीं होता? प्लेटिपस में नहीं होता, बिकॉज वो तो ओवी पैरी है। ओवी पैरी यूट्रस का क्या करेगा? क्योंकि यूट्रस को वम्ब भी कहते हैं, वम्ब। और वम्ब वो होता है जहां पे नियोनेट बच्चा जो है फीटस डेवलप होता है, उसको वम्ब कहते हैं। खुद ही इवॉल्व हुआ है वो तो मैमल एज ए ओवी पैरी। अब उसके आगे जो इवोल्यूशन हुआ उस किसका हुआ है? हाँ, उसके आगे किसका इवोल्यूशन हुआ है? मैक्रोपस, कंगारू, पाउच वाले। उसके बाद आया प्रॉपर अंदर वाला पाउच। पहले बाहर वाला पाउच, फिर अंदर वाला पाउच। हो गया ये? पाउच मैमल में प्लेसेंटा होगा, क्योंकि वो जो पाउच है ना वो पेरेंटल केयर के लिए आफ्टर बर्थ वो है, बट वो रिड्यूस टाइप का होता है। फिर जो प्रॉपर मैमल्स होते हैं जिनको यूथीरिया कहते हैं, उनमें प्रॉपर प्लेसेंटा होता है। हाँ, हटा दूं? जल्दी करो, खत्म हो रहा है ये। कॉकरोच कंप्लीट कर देते हैं। हो गया सबका? इसमें भी जेनेटल जो पोर या जो चैम्बर है किससे कवर्ड है? कवर्ड फ्रॉम फेलोमियर्स या फिर गोनोपोफाइसिस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल दोनों में फेलोमियर या गोनोपोफाइसिस होंगे, तो इसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। कोलेट्रियल ग्लैंड, कोलेट्रियल ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? लेफ्ट और राइट दो है, लेफ्ट एंड राइट दो है। ये दो तरह के केमिकल सीक्रेट करेगी। इट सीक्रेट्स मिल्की प्रोटीन एंड फिनोलिक कंपाउंड। क्या निकालने वाला है? ये मिल्की प्रोटीन एंड फिनोलिक कंपाउंड, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एग शेल। दे फॉर्म्स एग शेल, जिसको और क्या कहते हैं? ऊथिका। याद रखना है, कोलेट्रियल ग्लैंड के सीक्रेशन ही क्या बनाने वाले हैं? ऊथिका बनाने वाले हैं या फिर एग शेल बनाने वाले हैं। और एक है स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका पेयर में होगी और क्या स्टोर करेगी? स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर को स्टोर करेगी आफ्टर कॉप्यूलेशन। ये फीमेल वाला पोर्शन कंप्लीट। कोलेट्रियल ग्लैंड लेफ्ट और राइट है। किसके लेफ्ट और राइट है? जेनेटल पाउच के लेफ्ट और राइट है। क्या निकालेंगे? मिल्की प्रोटीन के साथ में फिनोलिक कंपाउंड निकालेंगे। मिल्की प्रोटीन और फिनोलिक कंपाउंड मिलकर एग का एक शेल बनाएंगे जिसको कहते हैं ऊथिका। तो यानी मेनली ऊथिका बनाने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? ग्लैंड कौन सी है? तो कोलेट्रियल ग्लैंड है। फिर इसी जेनेटल पाउच के ऊपर एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है स्पर्मेथिका, एक आगे और एक पीछे है, पेयर में होता है वो। और ये इसका काम क्या है? कॉप्यूलेशन के बाद में स्पर्मेटोफोर को स्टोर करना। स्पर्मेटोफोर को कौन स्टोर करेगा फीमेल में? स्पर्मेथिका।
समझ गए? जेनेटल पाउच के आगे पोर है। देखो इसमें पोर दो जगह होते हैं। वेजाइना जहां पर ओपन होती है उसको भी जेनेटल पोर कहते हैं, चैम्बर जहां पे ओपन होता है उधर भी पोर कहते हैं। हर पोर के चारों ओर तुम्हें क्या मिलने वाला है? काइटिनस प्लेट। मेल में भी यही होता है। मेल में जेनेटल पाउच भी पोर के थ्रू खुलता है और जेनेटल पाउच आगे पोर में खुलता है। तो जेनेटल पाउच से पहले भी पोर है, जेनेटल पाउच के बाद में भी पोर है, और पहले वाले और बाद वाले दोनों पोर किससे कवर्ड है? काइटिन की प्लेट से। तो इनडायरेक्टली पाउच के अंदर भी प्लेट ही है। जैसे इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन्स इन जेनेटल पाउच थ्रू जेनेटल पोर, देखो लिखा हुआ मिलेगा। हाँ, स्पर्म मैंने बताया था, स्पर्म किसमें स्टोर होते हैं? सेमाइनल वेसिकल। आगे ठीक है, फिर वही मैंने कहा था वो ग्लू निकालेंगे जिससे वो बंडल बन जाएगा। आगे कॉपुलेशन के ड्यूरिंग में डिस्चार्ज हो जाएगा। ऊपर हाँ हाँ, तो आया ना। तो किस में ओपन हो रहा है? मेल गोनो पोर। और जहां वो पोर ओपन हो रहा है ना, वही क्या है? जेनेटल पाउच। क्योंकि जेनेटल पाउच के पहले भी पोर है, जेनेटल पाउच के बाद में भी पोर है। जेनेटल पाउच यहां नहीं लिखा होगा तो स्टार्टिंग में दे रखा है एब्डोमेन में कि मेल में जेनेटल पाउच कहां होता है? 10th टर्गम और 9th स्टर्नम के बीच में। देखो आगे जाओ यार, तुम क्या करते हो? देखो एब्डोमेन, आगे निकलो। एब्डोमेन दिया होगा इसमें। अरे आगे कॉकरोच में एब्डोमेन। नहीं मिला? कॉकरोच के अंदर क्या मिला बताओ? देखो इन फीमेल 7th स्टर्नम इज बोट शेप, ये देखो लिखा हुआ है 7th स्टर्नाइट इज बोट शेप्ड। आगे ये देखो टुगेदर विद 8th एंड 9th स्टर्नाइट फॉर्म्स जेनेटल पाउच, लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें ये? हाँ आगे फिर उसका एंटीरियर पार्ट में क्या है? फीमेल गोनोपोर है। एंटीरियर पार्ट में क्या है? फीमेल गोनोपोर है। आगे साथ में क्या? एंटीरियर। एंटीरियर पार्ट का मतलब क्या होता है? आगे वाला पार्ट। वहीं पर क्या है? कोलेट्रियल ग्लैंड भी है। वहीं पर क्या लगी हुई है? स्पर्मेथिका भी लगी हुई है। आप इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो, ये जेनेटल पाउच है। अब इसके एंटीरियर पे क्या लगा हुआ है? कोलेट्रियल ग्लैंड। और क्या लगा है? स्पर्मेथिका। और यहीं पर वो कह रहा है गोनोपोर है। तो गोनोपोर इसका मतलब वेजाइना जो ओपन हो रही है वो गोनोपोर के थ्रू जेनेटल पाउच में ओपन हो रही है। और जेनेटल पाउच जो आगे जा रहा है उसको भी क्या बोला है? गोनोपोर। आगे आगे मेल के लिए भी लिखा होगा ना? लिखा बोलो। इसका मतलब क्या हुआ कि जेनेटल पाउच और किस में है? मेल भी तो है। जेनेटल पाउच किस में है? मेल में भी तो है। 10th टर्गा और 9th स्टर्नम के बीच में होता है। 10th तो टर्गाइट ऊपर वाला और 9th स्टर्नाइट के बीच में। ये मैंने लिखा है ना यहां पर भी। मेल वाला जो पोर्शन है ये मेल, 10th टर्गम और 9th स्टर्नम के बीच में जेनेटल पाउच है ना। तो पाउच तो दोनों में ही है। अगर इजैक्यूलेटरी डक्ट्स डायरेक्टली पोर में ओपन होके जा रही है तो ये पाउच कहां से आया? दिमाग लगाओ। अब पीछे जाओ वापस। ये तो तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि दोनों में पाउच है, ये समझ में आ गया। अब वापस पीछे जाओ। पीछे का मतलब वहां पे आओ। अब पढ़ो इजैक्यूलेटरी डक्ट किस में ओपन हो रही है? अब पढ़ो इजैक्यूलेटरी डक्ट किस में ओपन हो रही है? हाँ हाँ, तो मेल गोनो पोर है ना। इजैक्यूलेटरी डक्ट किस में ओपन हुई? मेल गोनो पोर। अब बताओ वो पोर कहां होगा? वेंट्रल टू एनएस, एनएस के नीचे होगा। तो इसका मतलब जेनेटल पाउच से होता हुआ तो जा रहा है, क्योंकि पाउच तो ही है वहां पे। इसका मतलब पोर किधर है? पाउच के अंदर ही तो है। हाँ
वो तो मैंने तुम्हें अभी एक बात बताई, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने ये कहा था कि अगर मैं इस मशरूम ग्लैंड को हटा दूं तो सेमाइनल वेसिकल इजैक्यूलेटरी डक्ट के साइड में है। मैंने एक पॉइंट बोला था, तुम लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया? मैंने कहा था कि ये देखो मशरूम ग्लैंड है, ऊपर तुम्हें ये दिख रही है, अगर मैं इसको हटाऊं तो इसके नीचे तुम्हें सेमाइनल वेसिकल दिखेगी, क्योंकि स्पर्म तो आ रहा है वास्ट डिफरेंस से। फिर कहां जाएगा? इजैक्यूलेटरी डक्ट में। लेकिन इजैक्यूलेटरी डक्ट में तो तब जाएगा ना जब उसको इजैक्यूलेशन करना होगा, उससे पहले तो वो स्टोर होगा ना। तो स्टोर कहां होगा? सेमाइनल वेसिकल। इसका मतलब इजैक्यूलेटरी डक्ट के लेटरल साइड में ही तो क्या लगी हुई है? सेमाइनल वेसिकल। ये क्या लिखा है देखो, सेमाइनल वेसिकल ट्यूब लाइक लेटरल टू, सारे पॉइंट निकले हैं उसमें, लेटरल टू इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसका मतलब मशरूम ग्लैंड को हटा के देखोगे, ऐसे समझो, ऐसे समझो तुम लोग। सपोज करो कि ये मेल वाली बॉडी है। इस मेल वाली बॉडी में मैंने बोला कि यहां टेस्टिस है, ये टेस्टिस है। इसके नीचे से क्या निकली है? ट्यूब। ये ट्यूब यहां से निकल के आई ट्यूब, और ये ट्यूब जिसमें ओपन हो रही है उस ट्यूब का नाम क्या है? इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये वाली ट्यूब है इजैक्यूलेटरी ट्यूब, ठीक है। अब मैंने इसको फटाफट बनाया। इसी ट्यूब के लेटरल साइड यहां पे है सेमाइनल वेसिकल। तो अब देखो यहां से स्पर्म आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, अब यहां आएगा, तो पहले किस में जाएगा? इसमें जाएगा ना। फिर ये उसको स्टोर भी करेगा, ग्लू भी बनाएगा, बॉल बनाएगा। जब इजैक्यूलेशन होना होगा तो ये बॉल यहां आएगी, यहां आएगी, और यहां से ट्रांसफर। फिर आगे ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है वो एक पोर में ओपन हो रही है, लेकिन इस पोर के चारों ओर क्या है? एक पाउच। इस पोर के चारों ओर क्या है? पाउच। अब पाउच खुला रहना चाहिए, इसलिए इधर, इधर और वेंट्रल, तीन तरफ काइटिन की प्लेट है। तो आप इस प्लेट को पोर के चारों ओर भी कह सकते हो और पाउच के चारों ओर भी कह सकते हो। ये बात सुनो। अब आगे सुनो, अभी खत्म नहीं हो। अब इसी के ऊपर यहां पर एक मशरूम के जैसी ग्लैंड ऊपर लगी हुई है, जिसको क्या बोल दिया? मशरूम ग्लैंड। और ये मशरूम ग्लैंड किसके साथ? ट्यूब्स के थ्रू, ऊपर बहुत सारी ट्यूब्स है, ट्यूब 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 ट्यूब, ये सारी ट्यूब इस इजैक्यूलेटरी डक्ट के अंदर खुल रही है। किसमें खुल रही है? इजैक्यूलेटरी डक्ट में, जहां पर ये क्या निकाल रहा है? न्यूट्रिशन। तो आने वाले स्पर्म को ये क्या देने वाली है? नरिशमेंट। क्योंकि नरिशमेंट तो ये देगी, फिर वो सारा नरिशमेंट किसमें जाएगा? सेमाइनल वेसिकल में, ताकि स्पर्म जिंदा रहे और वहां पर बॉल बनती रहे। ये बात समझ आगे और खत्म नहीं हुआ। इसके ऊपर लगी हुई है एक और ग्लैंड, इजैक्यूलेटरी डक्ट के ऊपर लगी हुई है फैलिक ग्लैंड, जो 5th सेगमेंट तक पहुंच रही है। तो ये जो फैलिक ग्लैंड है ये क्या निकाल रही है? एक प्रोटीन जो स्पर्मेटोफोर के ऊपर एक लेयर बना देगी, बॉल को पूरा तैयार कर देगी। अब ये बॉल पूरी निकल के बाहर आएगी। तो स्पर्म किसके थ्रू ट्रांसफर होगा? स्पर्म ट्रांसफर होगा स्पर्मेटोफोर के थ्रू, बिकॉज स्पर्मेटोफोर इज द बॉल ऑफ स्पर्म। अरे समझ गए? हाँ। तो ये डायग्राम कैसा था? ये आइडिया लगा तुम्हें कि हुआ क्या था? हम जब डायग्राम देख रहे हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है? हम जब डायग्राम देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि भाई ये तो मशरूम ग्लैंड है, पता नहीं सेमिनल वेसिकल कहां है, क्योंकि सेमिनल वेसिकल देखो इसने एरो लगा रखा है, लेकिन तुम इसको गौर से देखोगे ना, इसने एरो इस जैसे मशरूम ग्लैंड आई है वहां पर एरो खत्म हो गया। इसका मतलब ये मशरूम ग्लैंड को नहीं बता रहा है, उसके पीछे कोई स्ट्रक्चर है उसको बता रहा है। समझ में आई बात? हटा दूं? अब अपन कहां पहुंचे? फीमेल वाले पोर्शन पे। ओके। तो स्पर्म किसके थ्रू ट्रांसफर होगा फीमेल में? इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोफोर, यानी फोर के अंदर ही तो स्पर्म है। स्पर्मेटोफोर इज नॉट मोटाइल, स्पर्म मोटाइल होंगे। ये ना इजैक्यूलेटरी डक्ट प्रेशर से, इजैक्यूलेशन का मतलब होता है प्रेशर, कि जो ट्यूब प्रेशर दे सकती है उसका नाम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसमें कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी होती है, एबिलिटी है इसमें। इजी? इसमें भी जीने की चाह होती है। किसमें जीने की चाह होती है? कॉकरोच में। तो जीने की चाह किसमें नहीं होती है? पहले तो वो बता। हाँ भारी भारी बातें बोलता रहता है बैठा बैठा।
हो गया, हटा दूं? अब अपन इस डायग्राम को समझेंगे कि इनमें कैसे क्या प्रोसेस चल रहा है। हटा रहा हूं ये। अब वापस एक बार फीमेल वाले डायग्राम को देखने वाले हैं। यहां पे होगा क्या, इधर गौर से देखो क्या होने वाला है। कॉइटस होगा। कॉइटस होने के बाद में इस चैम्बर में, ये जो चैम्बर तुम्हें नजर आ रहा है, यहां पर मेल प्रेशर से बॉल को रिलीज कर देगा। इस चैम्बर में मेल प्रेशर से एक बॉल को रिलीज कर देगा। वो बॉल सीधा एंट्री करती हुई इस पाउच के अंदर चली जाएगी जिसका नाम है स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका तुम्हें आगे नजर आ रहा होगा, पीछे भी है, पेयर में। किसमें? इस वेजाइनल ट्यूब के पीछे की तरफ भी है, एक आगे लगा हुआ है, एक पीछे लगा हुआ है। तो पेयर ऑफ स्पर्मेथिका है जो बॉल को स्टोर करेंगे। कर दिए? ऐसा होने के बाद ये ओवेरियोल 8 ओवा रिलीज करेगा, ये वाले 8 ओवा रिलीज करेगा। टोटल कितने ओवा? 16। पहले बताओ समझ में आई बात? तो क्या इसने ओवा पहले निकाले या बाद में निकाले? कॉइटस के बाद में निकाले। स्पर्मेटोफोर रिसीव होने के बाद में ओव्यूलेशन होता है। तो क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे से नीट पूछ सकती है कि फीमेल कॉकरोच कब ओव्यूलेशन करेगी? बिफोर कॉइटस, आफ्टर कॉइटस, बिफोर रिलीज ऑफ स्पर्मेटोफोर, या बिफोर आफ्टर स्टोर ऑफ स्पर्मेटोफोर? आफ्टर स्टोर ऑफ स्पर्म। जब तक इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर स्पर्मेटोफोर नहीं आ जाता तब तक वो ओवा निकालेगी नहीं। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कॉइटस के बाद वाला भी सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? स्पर्मेथिका में स्पर्मेटोफोर पहुंचने के बाद। ये बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? तो मान लो कि यहां पे चला गया, इधर से 8 ओवा है, तुम्हें ये 4 लाइनें नजर आ रही है। मैंने कहा था ये सर्कल है, 4 आगे होती है, 4 पीछे होती है। टोटल 8 ओवा इधर से आएंगे, 8 ओवा इधर से आएंगे। और कहां डालेंगे इसको? इस चैम्बर में डालेंगे। ठीक है, एट्रियल आगे वाले चैम्बर में डाल देंगे। आगे वाले चैम्बर में जैसे ही ओवा आएंगे, ओवा आने के बाद में जो स्पर्मेटोफोर है उस बॉल को फाड़ेंगे। फाड़ने के बाद में अंदर से स्पर्म निकाल के उसी चैम्बर में डाल देंगे। स्पर्म और ओवा सिनगैमी या गैमेटिक फ्यूजन करके उसको जाइगोट में कन्वर्ट कर लेगा। जाइगोट बनने के बाद अब ये जो कोलेट्रियल ग्लैंड जो साइड में लगी हुई है, इसमें से एक में मिल्की प्रोटीन, एक से फिनोलिक कंपाउंड आएगा, दोनों मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद में फर्टिलाइज एग के चारों ओर लपेटेगा। लपेटने के बाद में डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन, रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कलर का एक शेल बनेगा जिसको बोलेंगे ऊथिका। बात समझ आ रही है? डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कलर का एक शेल बनेगा जिसको क्या बोलेंगे? ऊथिका। जिसकी साइज होगी 3/8 इंचेस या फिर 8 mm। 3/8 इंचेस या फिर कितना होगा? 8 mm। ये ऊथिका का साइज होगा। एक फीमेल 9 से 10 ऊथिका निकाल सकती है। 9 to 10 ऊथिका निकाल सकती है एक फीमेल। और ये जो ऊथिका है इसमें 14 से 16 फर्टिलाइज एग होंगे। या तो 16 के 16 फर्टिलाइज हो गए, या मोस्टली 14 जो एग है वो फर्टिलाइज होते हैं। तो एफिशिएंसी कितनी होगी? लगभग 14 के आसपास। तो या तो 7 ऊपर 7 नीचे, 8 ऊपर और 8 नीचे फर्टिलाइज एग 2 रोज में लगे हुए होंगे। अब ये ऊथिका को कहां देगी? ऊथिका को देगी क्रेवाइसेस में, यानी जो दरारें होती है उनके अंदर देगी। जो मॉइस्ड होगी, फूड रिच होगी, वहां पर उसको पटक देगी। फिर उसके बाद में वो ऊथिका फटेगा, अंदर से निम्फ बार आएंगे, छोटे छोटे येलो कलर के जो स्ट्रक्चर्स है जिनको बोलते हैं निम्फ, वो बार आएंगे। फिर वो 13 बार मोल्टिंग करेंगे। हाउ मच? 13 टाइम मोल्टिंग करने के बाद वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना? तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। लेकिन ये मेटामॉर्फोसिस पूरा नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लार्वा टू अडल्ट कन्वर्जन। ये तो लार्वा है ही नहीं, ये तो अडल्ट लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या पोरोमेटाबोलिस। क्या बोलते हैं? पोरोमेटाबोलिस। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ दिस पोरोमेटाबोलिस? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट होता है तो लार्वा टू अडल्ट, यह है इनकम्प्लीट। चैप्टर खत्म। ये वाला कॉकरोच वाला, ठीक है? तो ये हटा दूं। अब 2-3 पॉइंट है जो अपन लिख लेते हैं ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि हमने क्या बातें करी है। तो ऊथिका, कलर बताओ भाई ऊथिका का। डार्क रेडिश, वेरी गुड। अब इसको रेड लिख दो, डार्क रेड टू ब्लैकिश ब्राउन।
ये इसका कलर है ना? और साइज क्या है? 3/8, डबल डैश लगा होगा देखो, इंचेस, और 8 mm। ये इसका ऊथिका है। और कितने टोटल, कितने ऊथिका होंगे? टोटल ऊथिका हो जाएंगे 9 to 10। एक ऊथिका में कितने फर्टिलाइज रह गए? कंटेन्स 14 to 16 fertilized eggs in 2 rows अच्छा, कहां ले करने वाली है? ऊथिका लेइंग प्लेस क्या होगा? मॉइस्ट, डार्क, फूड रिच प्लेसेस। मॉइस्ट, डार्क, फूड रिच प्लेसेस के ऊपर क्या करने वाला है? ये ऊथिका। ठीक है, तो ये ऊथिका। अच्छा, ऊथिका फटने से क्या रिलीज होगा? ऊथिका रिलीजेस निम्फ। क्या रिलीज करेगा? निम्फ। क्या है निम्फ? अडल्ट लाइक। निम्फ कैसा होता है? अडल्ट लाइक होता है। अडल्ट जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोला है? निम्फ बोला है। हाँ एग्जैक्टली, दिमाग लगा ही लिया तूने कि कितने बच्चे देने वाली है। 140 से 160। ऊथिका डार्क रेड टू ब्लैकिश ब्राउन, साइज 3/8 इंचेस या 8 mm। टोटल ऊथिका 9 to 10। एक ऊथिका में 14 to 16 फर्टिलाइज एग्स इन 2 rows, 7 ऊपर 7 नीचे या 8 ऊपर 8 नीचे। और ऊथिका लेइंग प्लेस कैसा होना चाहिए? मॉइस्ट, डार्क और फूड रिच, जहाँ खाना ज़्यादा मिलेगा, मॉइस्ट होगा, डार्क होगा, वहाँ पे। ये हो सकते हैं किचन के क्रेवाइसेस, जिसको अपन कहते हैं दरारें। ऊथिका रिलीज क्या करने वाला है? निम्फ। और निम्फ कैसा स्ट्रक्चर है? अडल्ट लाइक। याद रखना है, लार्वा नहीं है। कॉकरोच का कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है? इकोनॉमिक का कॉकरोच बिकते हैं मार्केट में? नहीं दिखते, चाइना में बिकते हैं। बाकी जनरली कॉकरोच का कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। कॉकरोच को अपन क्या बोलते हैं? पेस्ट, है ना? ये बीमारियों का घर है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। हाँ बता। कि- हाँ, तो वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होगी। सही बात है। ऐसा मैंने एक क्लास में और पूछा था सेम, कि कॉकरोच का कोई, उन्होंने बताया क्या बोला कि सर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो है ही है, क्योंकि अगर कॉकरोच नहीं होते तो फीमेल की लाइफ बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती, ह्यूमन फीमेल, क्योंकि उन्हीं कॉकरोच से तो डर के उनको अटैक आता है। कैसे कैसे बहुत सोच के बोला नहीं, कितना ही हूँ कि भाई कॉकरोच की इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंपॉर्टेंस है कि कॉकरोच अगर होंगे तो फीमेल की जो लाइफ है वो शॉर्ट रहेगी। दूसरा छिपकली भी है, तीसरा चूहा।
चूहिया छोटे छोटे होते हैं ना वो, माइसेस। अच्छा, निम्फ में और एडल्ट में फर्क क्या है? अच्छा, एक तो साइज का फर्क है, साइज में ये स्मॉल और ये लॉन्ग। कलर ये येलोइश और ये रेडिश ब्राउन। अच्छा, इनमें क्या है? विंग, विंग्स की जगह यहाँ पर विंग पैड होते हैं, और इसमें क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। इसके अलावा फ्लाइंग एबिलिटी वगैरह सब आ जाएगा इसमें। निम्फ अडल्ट में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है? आफ्टर 13 मोल्टिंग। इस 13 मोल्टिंग को क्या कह सकते हैं? इक्डाइसिस। इक्डाइसोन हार्मोन, ये हमने कल बात की थी, है ना? बिफोर 13 मोल्टिंग इट कंटेन्स विक पैड्स। बिफोर 13 मोल्टिंग it contains wings pad। तो यानी 13th मोल्टिंग में विंग पैड की जगह विंग्स आने वाले हैं, है ना? इसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, लेकिन ये मेटामॉर्फोसिस को क्या बोलेंगे? पोरोमेटाबॉलस कहेंगे। समरीन कह रही है ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे गर्ल को डर लगता है। वो उल्टा बोल गई, मैंने उल्टा बोल दिया। वो कह रही है ऐसी कौन सी चीज है जिससे गर्ल को डर नहीं लगता है? सबसे लगता है। ऐसा नहीं होता है समरीन जी। मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम ऐसा बोलोगी, कैसी कौन सी चीज है जिससे गर्ल को डर लगता है? कोई नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे गर्ल को डर लगता है। क्यों? बर्थडे गर्ल, आप क्या कहना चाहते हो? सही है ना? हाँ, कौन नहीं डरता है? बाइट करने से तो हर कोई डरता होगा। ऐसा बैठा हुआ और डर जाए तो बात अलग है। तो तूने हटाया होगा उसको, हटा उसे। ये जो इक्डाइसोन हार्मोन है कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है? प्रोथोरेसिक। अच्छी बात है। कुत्ते तो पहले हुआ करते थे, अभी तो सारे डॉगी हैं। पहले कुत्ते आदमियों से डरते थे, आजकल आदमी डॉगी से डरते हैं। हाँ, अच्छा, तू एक्सपीरियंस से बोल रहा है। अगर आजकल बीवी से डरते हैं मतलब, तो सारी अपनी फीलिंग इस क्लास में निकालता होगा। हाँ, ये नाक पे आज मारा भी होगा तेरे को ना, बेलन से। तूने एलिजिबिलिटी कोड क्या भरा? शादीशुदा आदमियों का अलग था। तो ये खत्म हो गया कॉकरोच। अब आते हैं मॉलस्का।
अब फटाफट खींच देंगे, अब तो जल्दी हो जाएगा। हटा दूं? चलिए, लिखना था क्या? तुम लोगों को गैप की जरूरत है क्या? 2 क्लास के बीच में? ठीक है। हाँ, फिर जल्दी छोड़ देंगे, ऐसा कर सकते हैं। गैप चाहिए तो ठीक है, फिर आज फिर पूरा ही खींचेंगे फिर इसको। अब तुम थोड़ा स्पीड में लिखते हो तो मैं जल्दी करा देता हूँ। हो गया? चलिए, मॉलस्का। देखो, मॉलस्का की अगर बात करते हैं तो ये वर्ड है मॉलस। अरे, मॉलस का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट स्किन। तो जिसकी स्किन सॉफ्ट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मॉलस कहते हैं। तो सॉफ्ट स्किन एनिमल्स आर मॉलस का। कहां मिलेंगे? हैबिटेट क्या है इनका? इनका हैबिटेट क्या होता है? एक्वेटिक। अरे यार, यहां तो एक्वेटिक में भी 2, फ्रेश और मरीन। सम आर टेरेस्ट्रियल। कुछ मेंबर इसके टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी है, मरीन भी है, और कुछ ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल भी है। अगर आपसे पूछे कि फ्रेश वाटर का कौन है, तो फ्रेश वाटर के लिए याद रखना है यूनियो। ऊनियो नहीं है, यूनियो। यूनियो बोलते हैं उसको। फ्रेश वाटर वाला कौन है? यूनियो। इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर मसल कहते हैं। और टेरेस्ट्रियल कौन है? टेरेस्ट्रियल होता है स्नेल। क्या तुम्हें याद है स्नेल? है ना, टेरेस्ट्रियल स्नेल यूरिकोटेलिक होता है। बिल्कुल, तो टेरेस्ट्रियल स्नेल भी होता है, और यूनियो फ्रेश वाटर को फ्रेश वाटर मसल कहते हैं इसको। इनकी बॉडी कैसी होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। यूसिलोमेट होगा। यूसिलोमेट, उसमें भी कौन सा? साइजोसील। बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, साइजोसील, बायलेटरल सिमेट्री, ये इसकी बॉडी का पार्ट है। अच्छा, इसके बॉडी के डिवीजन एक और इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूं। बॉडी इज अनसेगमेंटेड। क्या तुम्हें पता है कि यहां अनसेगमेंटेड एक यहां लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, एक इकाइनोडर्मेटा में भी लिखा हुआ मिलेगा। पूछो ऐसा क्यों? यहीं पे क्यों लिखा, बाकियों में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने जब सेगमेंटेशन पढ़ा था तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा हमने पढ़ा था कि इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन होता है। तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा के बीच में और कौन आता है? मॉलस्का और इकाइनोडर्मेटा। तो कोई स्टूडेंट ये नहीं मान ले कि इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड है, इसलिए जानबूझ के इन्होंने लिखा कि इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक सब सेगमेंटेड है। एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है और कॉर्डेटा है। तो मॉलस्का और इकाइनोडर्मेटा अनसेगमेंटेड है, इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट्स नहीं है। इनकी बॉडी के 3 पार्ट हैं। इनकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? इनकी बॉडी का जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं हेड, दूसरे को बोलते हैं मस्क्यूलर फुट,
और तीसरे वाले को कहते हैं विसरल हम्प। ये 3 पार्ट है। तो बॉडी पार्ट्स में हेड, मस्क्यूलर फुट है ये, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। मॉलस मतलब होता है सॉफ्ट स्किन, बहुत ही ज्यादा इनकी सॉफ्ट। किसी ने सी फूड खाया है क्या? कोई है जिसने सी फूड खाया? सी फूड खाया, क्या खाया है उसमें? मछली खाया। मछली को चलो आजकल सी फूड नहीं बोलते हैं। सी फूड का मतलब आता है प्रॉन, क्रैब्स, है ना, पिंक टाडा, ये। लेकिन खैर, तुमने कभी पर्ल ऑयस्टर देखा है? ऐसा टीवी में देखा है कभी? टीवी में बाइवॉल्विया कहते हैं उसको। तो जब उसका वो शेल ओपन करते हैं ना, तो अंदर वाली बॉडी को देखना है, वो हिलता रहता है। इतना ज्यादा सॉफ्ट लगता है, जैसे पेस्ट्री भी इतनी सॉफ्ट नहीं होगी, उतना ज्यादा सॉफ्ट वो होता है। तो उनकी स्किन कितनी है, बहुत ही ज्यादा डेलिकेटेड और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, इसलिए उनका नाम रख दिया मॉलस का। हाँ, शेल नहीं खाते। अभी मैं सारी बताता हूँ, देखो क्या क्या खास है सब। तो बॉडी के 3 डिवीजन हो गया, हेड, विसरल हम्प और मस्क्यूलर फुट। अब जो एनसीईआरटी के मेन मेन पॉइंट्स है वो सब एक ही डायग्राम में निकाल देंगे अपन। समरीन कह रही है मैंने तो सब कुछ खाया है, रैबिट भी खाया है। तो समरी, हाँ, तीतर आपने कुछ खाया, ऐसा ट्राई किया है? ऐसा आप लोगों में से कितने एगिटेरियंस है? एगिटेरियन, अंडे खाने वाले, वो तो खाते ही हैं। नहीं, जो सिर्फ सिर्फ एग्स खाते हैं, बाकी का नॉनवेज नहीं खाते हैं, एग्स खाते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, एगिटेरियंस हैं। मतलब जैन, जैन एग खाता है। अच्छा, तुम लोगों को क्या लगता है, एग वेज है या नॉन वेज है? कई लोग ऐसे बोलते हैं कि एग वेज है, हाँ, जबकि एग नॉन वेज ही है। एग, एक बार तो कोई भी जो बॉडी है वो एग कब बनाएगी? जब उसमें फर्टिलाइजेशन होगा ना। आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बनाएगा। इसका मतलब जाइगोट तो उसमें है। और सबकी बॉडी कहां से स्टार्ट होती है? यूनिसेलुलर लाइफ से, उसका नाम है जाइगोट। सब में होता है, सब में इंडक्शन होता है। आप इस वो इंजेक्शन लगा के भी बनाते हैं तो भी वो नॉन वेज ही होता है। बॉडी की सेल तो उसमें होगी होगी। मैंने क्या कहा, इंजेक्शन में सेल तो होगी। आप ये मान के चलो सेल तो है, बस खत्म बात। अभी हो गया? अच्छा, अंडे को फॉर्म भर दिया? ऐसा कोई है जिसने फॉर्म नहीं भरा नीट का अभी तक? नहीं भरा अभी तक, फॉर्म नहीं भरा है? अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। आराम से 7 मई तक भर देना, डेट वेट निकल जाएगी। हाँ, साइड में तो क्रैश करानी है। वो तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग साइड इस बार बना रखी है, इस बार क्रैश नहीं हुई। नहीं, अब नहीं होगी। होनी होती ना तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बस हद है। लास्ट वाले दिन जब वापस करेक्शन विंडो ओपन होता है ना, तो एक बार रहता है, बाकी कुछ नहीं है। भर दो, टाइम पे भर दो, फिर क्या चाहते क्या हो? हाँ, जम्मू कश्मीर सेंटर आए हैं? तूने तो सेंटर भरा होगा दुबई,
मम्मी क्या करूं, पापा क्या करूं, देखो सेंटर मेरे को दुबई दिया, मैं तो वहीं देने जाऊंगा। हाँ, साथ में लेके जाएगा इसको, यूं पकड़ के इसको दुबई, तो सर मैं इसके साथ जाऊंगा। हो गया ये। चलो अब मॉलस्क का, अब इसको यहां पे समझना, क्योंकि अगर ये डायग्राम समझ में आया तो इसकी बहुत सारी बातें समझ आएगी। ये मॉलस्का की बॉडी है। अब तुम सोच रहे हैं ऐसे कोई मॉलस्का होता है क्या? ऐसा ही होता है। अब इधर देखो भाई, सब लोग इधर ध्यान दो कि इसमें है क्या चीज। सबसे पहला पॉइंट कि इनकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। मैं अब सारी एनसीईआरटी की लाइन को इस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं ना, तो ढंग से देखना। मैंने कहा इसकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्किन होने पर इन्होंने क्या किया, एक अडेप्टेशन लिया। वो अडेप्टेशन ये है कि इन्होंने अपनी स्किन का एक फोल्ड बनाया। ये देख रहा है तुम्हें, डबल फोल्ड दिख रही है ये, इसको कहते हैं स्किन फोल्ड। ये स्किन फोल्ड। उससे पहले एक चीज और देखो, मैंने कहा कि इसकी बॉडी के 3 पार्ट हैं। आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हेड। तो ये फ्रंट वाला पोर्शन हो गया हेड, ये हेड है। दूसरा ये हम्प दिख रहा है तुम्हें, ऐसे बाहर निकला हुआ जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोला? विसरल हम्प। तो हमने इसको कहा विसरल हम्प। ये विसरल हम्प है, ये दूसरा पार्ट हो गया। और नीचे ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं मस्क्यूलर फुट। इसको क्या बोलते हैं? मस्क्यूलर फुट। तो तीसरा पार्ट हो गया मस्क्यूलर फुट। तो मॉलस्का की बॉडी के 3 पार्ट हैं। एक को कहते हैं हेड, जो आगे की तरफ है ना, ये आगे वाला हेड है। ये विसरल हम्प। हम्प किसको बोलते हैं? जैसे कैमल की बॉडी यूं बाहर निकली हुई होती है तो वो हम्प होता है, तो वैसे इसकी बॉडी भी ऐसे बाहर निकली हुई है, तो उसको हमने बोला विसरल साइड में हम्प, और नीचे मस्क्यूलर फुट है। कभी तुम किसी पार्क में गए हो? पार्क में तुम्हें वहां पर है ना एक स्लज दिखेगा, स्लज, स्नेल स्लज देखे हैं तुमने? अगर तुमको थोड़ा सा नेचर से लगाव है तो तुम उसको गौर से देखना। रेनी सीजन में या मॉइस्ट सीजन में तुम्हें छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्लज दिखेंगे, जैसे पानी में से बाहर आए हुए होंगे, और जिसके पीछे पूरी पानी की लाइन बनती हुई चल रही होगी, वो मस्क्यूलर फुट से चल रहा है। पूरी की पूरी बॉडी फ्लैट है, नीचे एक मस्क्यूलर फुट है जो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, यानी मसल्स इनमें लोकोमोशन है वो किससे होने वाला है? मस्क्यूलर फुट से। अब ये भी सोच रहे होंगे कि हम्प क्यों बना? ये हम्प इसलिए बना है क्योंकि इसके मोस्ट ऑफ द विसरल ऑर्गन्स आर फाउंड एट वन लोकेशन। जितने भी ऑर्गन है, हार्ट वहीं है, एलिमेंट्री कैनाल वहीं है, जितने भी ऑर्गन है सब एक जगह इकट्ठा हो गए। अब जब सब एक जगह इकट्ठा हो गए तो वो जो वाला पोर्शन है वो यूं बाहर निकल के आ गया और हम्प बना दिया, इसलिए नाम ही रख दिया विसरल ऑर्गन के एक्यूमुलेशन के वजह से हम्प, विसरल हम्प। ये बात समझ में आई? अब आगे देखो, इसमें ये जो टीथ जैसे स्ट्रक्चर है ये नजर आ रहा है। इससे पहले इस टीथ को भी छोड़ते हैं। मैंने कहा था कि इसने अपनी स्किन में एक फोल्ड बनाया। इन्होंने अपनी स्किन में एक फोल्ड बनाया जो इनका अडेप्टेशन है, क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो एक फोल्ड बनाया। फोल्ड बनाया तो बीच में एक कैविटी है। इस कैविटी को कहते हैं मेंटल, नहीं कहते हैं मेंटल कैविटी। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इस कैविटी को क्या कहते हैं? खाली मेंटल। ये वो वाला मेंटल नहीं है, ये मेंटल है, TLE। पहले तो बात समझ में आई क्या?
तो स्किन ने फोल्ड करके एक कैविटी बनाई है जिसका नाम है खाली मेंटल, ओनली मेंटल बनाया है। इस मेंटल ने कैल्शियम कार्बोनेट निकाला है, इस मेंटल ने कैल्शियम कार्बोनेट निकाला है जिसको कहते हैं शेल। यह है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल, और इसको सीक्रेट किसने किया? मेंटल ने किया। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों से नीट पूछ सकती है कि बताओ मॉलस्क के शेल का सीक्रेशन कौन करता है? आंसर इज मेंटल। व्हाट इज मेंटल? अ फोल्ड ऑफ स्किन। बताइए बात समझ में आई? अब कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर विसरल हम्प बना क्यों सारे ऑर्गन एक ही जगह इकट्ठा हुए? तो इसके पीछे का ये कारण है कि इनके पीछे एक बहुत बड़ी कैविटी है, इनके पीछे एक बहुत बड़ी कैविटी है। इस कैविटी को कहते हैं मेंटल कैविटी। इस कैविटी का क्या नाम है? मेंटल कैविटी है। इस कैविटी की वजह से सारे ऑर्गन एक जगह इकट्ठा हो गए और हम जैसा बन गया। ये कैविटी थी पीछे, इस वजह से सारे ऑर्गन आ गए, क्योंकि जगह ही नहीं है पीछे, तो सब एक जगह आ गए। अब क्या बोला एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने बोला बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल अ कैविटी इज लोकेटेड, इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। पढ़ो, देखो लाइन पढ़ो, आया समझ में? इसने क्या बोला? अ स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। अब तुम सोच रहे होंगे ये कैसा स्पेस है, हमको समझ में नहीं आया। अब मैं समझाता हूं कि वास्तव में बताना क्या चाहता है। इधर देखो, ये मॉलस्क का है, हमको जो दिख रहा है वो एक फ्लैट सरफेस है। एक्चुअली ये पूरा राउंड है। ये तो बॉडी है, ये तो बॉडी है। मैंने तो इसको काटा है, काटा तो सिर्फ फ्लैट दिख रहा है, ये तो पूरी बॉडी है। तो इसका मतलब ये मेंटल यहां पर भी तो है, ये मेंटल तो यहां पर भी है। तो ये तो हो गया मेंटल, ये हो गया विसरल हम्प, ये तो हो गया मेंटल, ये हो गया विसरल। इस मेंटल और इस हम्प के बीच में एक कैविटी स्पेस है जिसको बोला मेंटल कैविटी। ये मेंटल और अंदर हम्प, इनके बीच में एक स्पेस है जिसको बोला मेंटल कैविटी। अभी समझ में आया? तो वापस बताओ इसकी बॉडी के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, हेड, हम्प और मस्कुलर फुट। हम्प का मतलब क्या है? इसको विसरल हम्प क्यों बोला? क्योंकि जो विसरल ऑर्गन है वो एक जगह आ गया, इसलिए ये हम्प बन गया, इसलिए इसको विसरल हम्प बोला। व्हाट इज मेंटल? द फोल्ड ऑफ स्किन इज मेंटल। किसने शेल निकाला? मेंटल ने निकाला। अब मेंटल कैविटी क्या है? हाँ, द स्पेस बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम्प। विसरल हम्प और मेंटल, ऊपर का मेंटल, इसके बीच में एक स्पेस आ जाएगा, इसको बोलेंगे मेंटल कैविटी। तो मेंटल कैविटी क्या हो गया? स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल। ठीक है, अब फिर आगे पॉइंट्स पर आते हैं। चले आगे, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेंटल क्लियर, मेंटल कैविटी क्लियर। अब इधर देखो, ये जो टीथ जैसे स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं रेड्यूला। ठीक है, इसको कहते हैं फाइलर माउथ। फाइल आरी, आरी सॉ जिसको हम बोलते हैं, सॉ लाइक स्ट्रक्चर, आरी, फाइलर माउथ। और ये काम क्या करता है? क्रैस्पिंग, क्रैस्पिंग स्ट्रक्चर। अब पूछो क्रैस्पिंग क्या है? खुरचना, खुरचना। क्रैस्प करने का मतलब होता है खुरचना। तो ये क्या करते हैं? मेनली रॉक्स होते हैं, रॉक्स के ऊपर एल्गी चिपके हुए होते हैं। ठीक है, जाते हैं अपने दांत नीचे डालते हैं, खुरचते हैं, उतारते हैं, खींच के खा लेते हैं, इसलिए इनके ये फाइलर माउथ है। ये बात समझ में आई? तो रेड्यूला है, क्रैस्पिंग है, खुरच खुरच के खाने वालों में से आते हैं। आगे सुनो, इधर देखो, मैंने एक ही डायग्राम के खेल खत्म करना है इसका, इसलिए तुम लोगों ने कहा कि सर कर दो, तो फिर अपन आगे। ये मेंटल कैविटी में, इधर देखो, इस मेंटल कैविटी में ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये कैसे नजर आ रहा है? लाइक एज ए फेदर, है ना, बर्ड के पंख जैसा नजर आ रहा है। इसको बोलते हैं गिल्स, फेदर लाइक गिल्स। क्या नाम है भाई? फेदर लाइक गिल्स। तो मैं सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसका जो फेदर लाइक गिल्स है वो मेंटल कैविटी में है।
सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है फेदर लाइक गिल्स जो है वो इसका मेंटल कैविटी में है, और इस गिल्स को कहते हैं टिनिडिया। क्या बोलते हैं इसको? टिनिडिया। ये एनसीईआरटी ने नहीं लिखा लेकिन तुम्हें लिखना है, सी से स्टार्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं? टिनिडिया। और ये टिनिडिया इतना खास है, पूरे एनिमल किंगडम में अकेला ऐसा एनिमल है जिसके गिल्स रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन करते हैं। सोचो आप, देखो पढ़ो, पूरे एनिमल किंगडम में अकेला खिलाड़ी जिसके गिल्स गैस को एब्जॉर्ब कर ही रहे हैं, साथ में यूरिन और निकाल रहे हैं। देखो, तो टिनिडिया का काम क्या है? रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिंग एक क्रेस्पिंग का दूसरा वर्ड है, पकड़ना। क्रेस्प खुरच के पकड़ना। क्या बोलते हो? कुछ पता चला? कंफर्म? तो किसके गिल्स रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन दोनों करेंगे? मॉलस्क यानी टिनिडिया। ये कहां मिलेगा? गिल्स कहां मिलेगा? मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी कहां मिलेगी? हाँ, विसरल हम्प और मेंटल के बीच के अंदर मिलने वाली है। गुड गुड गुड, ठीक है। और मस्कुलर फुट इनके लिए क्या हो गया? लोकोमोटरी ऑर्गन हो गया। और इनमें एक ऑर्गन है जिसका नाम है स्टेटोसाइट, जो बैलेंसिंग के लिए होती है। हाँ, तो ये फ्रेश वाटर वाला जो होगा वो तो अमोनियम आयन निकालेगा, अदरवाइज ये यूरिया निकालेंगे। हाँ, लेकिन नहीं, बोनी फिश हमेशा यूरिया निकालते हैं, बोनी फिश अमोनिया निकालते हैं, वो गिल स्लिट से निकालते हैं। लेकिन कौन से वाले? कौन से वाले? फ्रेश वाटर। जो मरीन बोनी फिश होती है वो TMAO, TMO, गाना सुना था? हाँ, वही वाला TMO, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। तू कौन सा गाना गा रहा है? ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड्स। मरीन तो वो निकालेंगे, फ्रेश वाटर वाले अमोनियम आयन निकालेंगे थ्रू गिल स्लिट्स। गिल्स, हाँ, वो गिल स्लिट्स से निकलता है। स्लिट्स, ये डायरेक्ट गिल्स। उसमें गिल स्लिट्स में आयोनोसाइट्स होती है, वो निकालेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट गिल्स एक्सक्रीशन का काम कर रही है। अच्छा, तुमने एक चीज और नोटिस की? अगर तुमने नोटिस की तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को ही बताना पड़ेगा। इसके गिल्स की मैंने ट्यूब बनाई है, देखो, है ना? और ट्यूब को मैंने हार्ट के चारों ओर बनाया है। ट्यूब को हार्ट के चारों ओर ले जाके छोड़ दिया है। पता है इसको क्या बोलते हैं? बॉजेनस ऑर्गन्स, या फिर कैबर्स ऑर्गन, या पेरिकार्डियम। बॉजेनस ऑर्गन्स, कैबर्स ऑर्गन, या पेरिकार्डियम। यानी ये हार्ट के चारों ओर से वेस्ट इकट्ठा करके बाहर निकाल रही है। ये रेड वाले कवर नहीं है, ये वो कैविटी है। हार्ट के अंदर एक कैविटी है, क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी है ना, तो हिमोसील होते हैं, साइनसेज होते हैं, तो हार्ट के चारों ओर का साइनस है ये। हाँ, वो सिफेलोपोडा। उसमें तो ओपन नहीं होता, उसमें क्लोज्ड होता है। उसमें ये वाला सिस्टम अलग होता है, अलग होता है। कौन जुड़ा हुआ? तो है, वो मैंने पूरा सिस्टम नहीं बनाया, अब मैं पूरा डायग्राम बनाऊं इसके लिए। मैंने तुम्हें वो सारे पॉइंट्स बताए जो जिसको देख के तुम समझ जाओगे कि हाँ ये चीज है। टेंटिकल्स आगे होते हैं हेड पे, टेंटिकल सेंसरी ऑर्गन, टेंटिकल्स, आईज भी होती है इनमें। हाँ, हाँ, जहाँ टेंटिकल होंगे वहां पे माउथ, और अदरवाइज पीछे वाली जो बॉडी कैविटी हो जाएगी। हाँ, पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर। ठीक है, फिर टाइम हो गया। सर करते हैं कंटिन्यू, 1.5 घंटा पहले छोड़ देना। ठीक है, ब्रेक दे देते हैं तुम्हें।
फिर 10-15 मिनट जब भी होगा वापस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर आज करा दूंगा, काफ़ी सारा करा दूंगा, चिंता मत करो। अरे नहीं, गाना तो बर्थडे कल गाएगी, लास्ट में अपन 10 मिनट उसका गाना सुनेंगे। मेरे को आता ही नहीं है, तुमको नहीं आता? हाँ TMO गाना पड़ेगा तुम्हारा, बर्थडे है ना तुम्हारा, जरूरी है।